साल 2012 इंडिया में निर्भया केस होता है। ये केस इतना भयंकर था कि इस एक केस की वजह से इंडिया के हर कोने में दंगे होने लगे थे और इंडिया के सभी लोगों ने मिलकर निर्भया को इंसाफ भी दिलाया। निर्भया के साथ जिन लोगों ने भी गलत किया था उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। लेकिन ऐसा ही एक सिमिलर केस नेपाल की रहने वाली 13 साल की एक मासूम बच्ची निर्मला पंत के साथ भी हुआ था, लेकिन अब तक निर्मला को कोई न्याय नहीं मिला है। आज हम उसी केस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कासिम और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निर्मला पंत के मर्डर केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है नेपाल के कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से, जहां पे 13 साल की निर्मला पंत अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। निर्मला वही के सरस्वती सेकेंडरी हाई स्कूल में अपनी 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करती थी। निर्मला पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसके साथ साथ उसे डांसिंग का भी काफ़ी शौक था। निर्मला की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम रोशनी बाम था और रोशनी और निर्मला दोनों साथ मिलकर पढ़ाई के साथ साथ डांस प्रैक्टिस भी किया करते थे। जुलाई महीने की शुरुआत होती है और निर्मला और रोशनी के समर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुके थे। इन दोनों को घर पर बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहा था। इस वजह से दोनों सहेलियां मिलकर डिसाइड करती है कि वो रोज़ मिलकर डांस प्रैक्टिस करेंगी। इस वजह से निर्मला हर रोज़ अपने घर से 11 बजे रोशनी के घर चली जाया करती थी और रोशनी के साथ मिलकर थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद डांस प्रैक्टिस कर लेती थी। शाम तकरीबन 5 बजे निर्मला अपने घर पहुंच जाती थी। ये बात निर्मला के माता पिता को बिल्कुल अच्छी तरह पता थी कि वो रोज़ कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या करती है। हर रोज़ की तरह ही 23 जुलाई 2018 के दिन निर्मला अपने घर से सुबह तकरीबन 11 बजे रोशनी के घर के लिए निकल जाती है। पूरा दिन बीत जाता है और रात के तकरीबन 9 बज जाते हैं, लेकिन निर्मला अब तक अपने घर वापस नहीं लौटी थी। ये बात जैसे ही पता चलती है, निर्मला के पिता रोशनी के पिता को कॉल करके पूछते हैं क्या अभी भी निर्मला उनके घर पर है, लेकिन रोशनी के पिता का जवाब सुन के वो काफ़ी डर जाते हैं। दरअसल रोशनी के पिता उन्हें बताते हैं कि निर्मला को यहाँ से गए हुए कई घंटे बीत चुके हैं। इस बात को सुनकर निर्मला के पिता काफ़ी घबरा जाते हैं और वो अपने गली मोहल्ले को छान मारते हैं, लेकिन निर्मला का उन्हें कोई पता नहीं मिलता। काफ़ी घंटों की खोजबीन के बाद निर्मला उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। निर्मला के पिता पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर शराब के नशे में धुत होता है और वो कहता है कि इन सब फालतू केसेस के लिए उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है और निर्मला के पिता को वो वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देता है। पुलिस से कोई मदद ना मिलने की वजह से निर्मला के पिता अपने गांव के लोगों से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। उस रात पूरा गांव निर्मला को मिलकर ढूंढता है, लेकिन निर्मला का कोई पता नहीं चलता। सुबह तकरीबन 3 या 3:30 बजे निर्मला की लाश उसी गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में आधी नग्न हालत में मिलती है। उसके कपड़े फटे हुए थे और निर्मला के प्राइवेट पार्ट के आसपास काफ़ी सारे चोट के निशान मौजूद थे। निर्मला के पिता को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो अंदर से काफ़ी टूट जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच के अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देती है। पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन का एक वीडियो भी बनाती है। वीडियो में कुछ ऐसा दिखता है जिससे लोग काफ़ी भड़क जाती है। दरअसल वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि एक महिला पुलिसकर्मी निर्मला के कपड़ों को वहीं पर एक कीचड़ के पानी में धो रही है और फिर उन्हीं कपड़ों से निर्मला को ढक देती है। क्राइम सीन के आसपास छानबीन की जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। निर्मला की बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक टीम वाले निर्मला के डीएनए सैंपल्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। 30 जुलाई 2018 को निर्मला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसी दौरान निर्मला के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो वीडियो बनाई गई थी, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और निर्मला की कहानी पूरे नेपाल में आग की तरह फैल जाती है। इस वजह से नेपाल के बहुत सारे इलाकों में प्रोटेस्ट और दंगे देखने को मिलते हैं। जैसे ही ये केस नेपाल सरकार की नज़र में आता है, तो वो इस केस को सीबीआई को सौंप देते हैं। सीबीआई की एक स्पेशल टीम इस केस को हैंडल करने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन इस केस के बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आता है। नेपाल के लोग पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उन्हें पुलिस से नफरत होने लगती है। वो प्रोटेस्ट और दंगे करते हैं ताकि निर्मला को न्याय मिल सके। तकरीबन 25 दिनों के बाद एक न्यूज़ बाहर आती है जिसमें बताया जाता है
कि निर्मला के साथ जिसने भी ये गलत काम किया था पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। उसका नाम दिलीप सिंह बिष्ट बताया जाता है, जो 41 साल का था। इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद नेपाल के लोग चैन की सांस लेते हैं और खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस ने लोगों के दबाव में आकर एक निर्दोष व्यक्ति दिलीप सिंह बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया था और उसे इस केस में फंसा दिया था। दिलीप सिंह बिष्ट का कसूर सिर्फ इतना था कि वो निर्मला के एरिया में रहता था और उसके ऊपर अपने साले के मर्डर का केस भी था। इसी वजह से वो अभी 9 साल की सज़ा काटकर जेल से बाहर आया था। पुलिस ने यह दावा किया कि दिलीप सिंह बिष्ट की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पुलिस ने उसे डरा धमका कर कोर्ट में भी ये कबूल करवा लिया था कि उसी ने निर्मला का बलात्कार और मर्डर किया था। लोगों को जब ये बात पता चलती है कि पुलिस ने दिलीप को झूठे केस में फंसाया है तो लोग और ज़्यादा पुलिस पर भड़क जाते हैं। नेपाल के लोग दिलीप और निर्मला दोनों के डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। कोर्ट दोनों के डीएनए टेस्ट का ऑर्डर देती है। जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि दिलीप और निर्मला का डीएनए टेस्ट तो मैच ही नहीं होता। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दिलीप निर्दोष था। डीएनए टेस्ट के आधार पर दिलीप को जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब लोग और ज़्यादा नाराज़ होने लगते हैं और उन्हें पुलिस से नफरत जैसी होने लगती है। निर्मला की माता को ये एहसास हो जाता है कि पुलिस अब इस केस में कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए 18 सितंबर 2018 को उनकी मां भूख हड़ताल शुरू कर देती है। निर्मला की मां का साथ देने के लिए देश में सारे लोग खड़े हो जाते हैं और उन्हें अपना सपोर्ट देने लगते हैं। दिलीप सिंह बिष्ट के छोटे भाई उल्टा पुलिस पर ही केस ठोक देते हैं। उन्होंने ये दावा किया कि उनके छोटे भाई को पुलिस ने ज़बरदस्ती इस झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। पुलिस के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे केस में पुलिस ही जिम्मेदार थी। पूरे केस को सुलझाने के लिए एक नई टीम का गठन किया जाता है, जिसे विशेष रूप से गाइड किया जाता है कि वो इस पूरे केस को दूसरे नज़रिए से देखे ताकि इसे सुलझाने में मदद मिल सके। और ये टीम आते ही 123 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता क्योंकि डीएनए एक्सपर्ट डॉक्टर जीवन रजत ने बताया कि निर्मला का डीएनए सैंपल सही से कलेक्ट नहीं किया गया था। इस वजह से कोई भी डीएनए सैंपल उसके साथ मैच करना लगभग नामुमकिन हो गया था। पुलिस के पास अब कोई भी सबूत नहीं बचा। इसके बाद नेपाल की होम मिनिस्ट्री ने एक जांच कमेटी बनाई जिसमें सभी सबूतों को मंगवाया गया और उस पर एक चर्चा की गई, जिसके बाद एक बयान जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि लोकल पुलिस बिना किसी फॉरेंसिक टीम के क्राइम स्पॉट पर पहुंच गई थी और वहां पर निर्मला के आसपास पड़े काफ़ी सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी। क्राइम सीन पर निर्मला के कपड़ों को वही के कीचड़ के पानी में धोने की वजह से कई सारे सबूत मिट गए थे, जैसे कि सीमन सैंपल। पुलिस की लापरवाही और सबूत मिटाने की वजह से इस केस को सुलझाना अब लगभग नामुमकिन हो गया था। इस वजह से इस केस को वहीं पर बंद कर दिया गया और निर्मला को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। इसके साथ ये केस बंद हो जाता है। 13 साल की मासूम बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। पुलिस की लापरवाही की वजह से अब तक ये केस नहीं सुलझ पाया और शायद कभी सुलझ भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये थी निर्मला पंत की एक दुख भरी कहानी। हमें इस केस से काफ़ी सारी सीख लेनी चाहिए। अपनी न्याय प्रणाली में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि भविष्य में हमें कोई और निर्मला ना देखने मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।